हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज। इस सीरीज़ में हम संपूर्ण मनोविज्ञान को कवर करेंगे और हम कर रहे हैं अधिगम, जो कि इसका पार्ट 2 कर चुके हैं और ये है पार्ट 3। और इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम इस चैप्टर में 7B के पार्ट 3 7C है ये 7C के पार्ट 3 में क्या करेंगे हम जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं उनको कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। यानी इसमें करेंगे संज्ञानात्मक अवधारणा है जीन पियाजे की, ब्रूनर की, रॉबर्ट गेने, टॉलमैन, इन सभी के सिद्धांत हैं वो देखेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत में इस बात की विवेचना की जाती है कि व्यक्तियों में समय के प्रति व अपने वातावरण के प्रति विवेक से किस प्रकार विकसित होते हैं। यानी उनका संज्ञान है का निर्माण कैसे होता है, उनमें ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार की संरचना से होता है, इस प्रकार की विवेचना इन सिद्धांतों में की जाती है। इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? ये बोध यानी अंडरस्टैंडिंग को महत्व देते हैं और वो किसके द्वारा, विवेक या फिर अंतर्दृष्टि बल पर निर्भर करता है। यानी किसको महत्व दिया इन्होंने? बोध को महत्व दिया है। इस उपागम में अधिगम को जटिल प्रक्रिया माना है जिसके फलस्वरूप संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता है। यानी एक अधिगम को जटिल संरचना और जटिल प्रक्रिया माना है और किस संरचना में? एक संज्ञानात्मक संरचना है, यानी आपकी ज्ञान की संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। तो हम बात करेंगे इन जो जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें हम संज्ञानात्मक संरचना के बारे में बात करेंगे कि कौन सी होती है और किस प्रकार निर्माण होता है। ये परिवर्तन है वो तीन प्रकार की प्रक्रिया द्वारा आता है। पहला है विभेदीकरण, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है पुनर्संरचना। विभेदीकरण यानी जो वातावरण है और समय के विशिष्ट पहलुओं में करता है विभेदीकरण है, और सामान्यीकरण यानी जो अवधारणाएं हैं उनका वर्गीकरण करना और उनका एकीकरण करना, ये है सामान्यीकरण, और फिर उनका पुनर्व्यवस्थित करना। अधिगम को सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया मानना बालक ज्ञान का निर्माण करता है। यानी बालक सक्रिय रूप से क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है और गतिशील प्रक्रिया माना है अधिगम को। यह उपागम संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, समस्या समाधान एवं उच्च मानसिक प्रक्रियाओं में उपयोगी है। यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और जो हायर मेंटल प्रोसेस है उनमें उपयोगी है। यह उपागम मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, समस्या समाधान, इनको मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। व्यवहार की व्याख्या आत्मगत अनुभूति एवं संज्ञान के संदर्भ में करता है। ये सूचना संरचना पर बल देता है कि सूचना की संरचना कैसे स्टोर होती है, इस पर बल देता है और जीन पियाजे ने इसको विशेष महत्व दिया है। आत्म पुनर्बलम एवं सूचना संसाधन पर बल। अब संज्ञानवादी सिद्धांत है वो दो वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं, एक तो क्लासिकल, एक है आधुनिक। हम यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस किस में रहेगा? हमारा फोकस रहेगा जो क्लासिकल सिद्धांत है इनमें। यानी हम जीन पियाजे का करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में वर्दिमर, कोहलर और कोफका ने क्या बताया था जो इनसाइट थ्योरी है, उसके बाद में हम टॉलमैन, कुर्ट लेविन या फिर इसके साथ में हम बेंडूरा का भी देख लेंगे। यानी आज के इतने सिद्धांत होंगे। और आधुनिक सिद्धांत है जैसे ब्रूनर का सिद्धांत है। ब्रूनर का सिद्धांत हम जो इससे आगे जो हम निर्मितवाद अवधारणा पढ़ेंगे कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है उसमें देखेंगे। लेकिन ये क्या है? आधुनिक संज्ञानवाद है। तो निर्मितवाद क्या होता है वहाँ पे देखेंगे, जिसमें जीन पियाजे भी आता है। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत जो करेंगे हम, जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि जो कोहलर ने दिया था, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय फील्ड थ्योरी, टोलमैन का साइंस लर्निंग और बेंडूरा का सामाजिक अधिगम और गेने का अधिगम सोपान सिद्धांत। तो ये 6 प्रकार के सिद्धांत हैं वो देखेंगे, एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, लेकिन जब हम ब्रूनर पढ़ेंगे वो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो ध्यान रखिए, जीन पियाजे का सिद्धांत लिखा हुआ आएगा कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर ब्रूनर का, तो दोनों अलग अलग हैं। जीन पियाजे ने दिया है
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया है और इनका कथन क्या है कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है, वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। ये कथन लिखा हुआ आता है कि ये किसने कहा था कि बच्चे बालक है वो ज्ञान का निर्माण है वो सक्रिय रूप से करता है। ये कथन किसका है? तो ये किसका है? जीन पियाजे का है। छात्र केंद्रित शिक्षा एवं सेल्फ लर्निंग पर बल दिया है इन्होंने, तार्किक लॉजिकल लॉ पर बल दिया है और बुद्धि के विकासात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है। इनका प्रयोग है वो लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन पर प्रयोग किया है। अब इन्होंने 3 पक्ष बताए हैं मानव विकास के, ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 पक्ष: जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। तो ये 3 पक्ष हैं, इनके आपस में संतुलन स्थापित करने वाली संरचना है, उसको क्या नाम दिया है? स्कीमा वर्ड दिया है। यानी आपस में संतुलन, यानी इन तीनों की जो एक प्रकार से संरचना है जिससे ज्ञान का स्टोर होता है, जिस संरचना में वो कौन सी है? स्कीमा। यानी ज्ञान को स्टोर करने वाली संरचना क्या है? वो है स्कीमा। इसको देखेंगे अभी। पियाजे क्या मानते हैं कि बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या करते हुए बुद्धि को अर्जित योग्यता क्या कहा है। जब हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था तब हमने बताया था कि पियाजे मानते हैं कि बुद्धि क्या है? एक अर्जित योग्यता है। पियाजे बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। यानी बुद्धि का निर्माण कैसे होता है? अनुकूलन, बुद्धि में ज्ञान का निर्माण अनुकूलन और संगठन के रूप में होता है और इसी संगठन को क्या नाम दिया है? स्कीमा। देखते हैं संगठन क्या है। स्कीमा या बौद्धिक संरचना में समन्वित रूप को क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। यानी स्कीमा के ही रूप को संगठन कहा है। अब स्कीमा क्या है? जैसे आपने बचपन में एक गिलास देखा, आपको पता लगा कि ये गिलास है, गिलास की संरचना ऐसी होती है। बाद में आपने डिफरेंट टाइप के गिलास देखे कि गिलास ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो आपने पहले आपकी स्कीमा बन गई कि इसे गिलास कहते हैं। बाद में आपने देखे तो उसमें क्या हो गया? कुछ अनुकूलन, कुछ उसमें परिवर्तन हुआ, तो आपके स्कीमा में परिवर्तन हुआ। तो स्कीमा जैसे गिलास का स्कीमा हो गया, तो अन्य प्रकार के जिस रूप में आप ज्ञान को स्टोर करते हैं वो क्या है? स्कीमा है। स्कीमाज व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार करने का तरीका या ढंग क्या है? स्कीमा है। यानी आपके दिमाग में किस प्रकार से स्टोर हो रही है वो बात या सूचना, वो क्या है? स्कीमा के रूप में होती है। जिंदगी के विशेष पहलू या क्षेत्र के बारे में सूचनाओं को संगठित करना, संगठित संरचना क्या है? स्कीमा है। ये 2 प्रकार से होती है, व्यवहारात्मक स्कीमा जिसको शारीरिक क्रिया के द्वारा होता है और ज्ञानात्मक जो मानसिक क्रिया के द्वारा होता है। स्कीम्स क्या है? यानी व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसको क्या बोलते हैं? स्कीम्स या स्कीमा कहते हैं। जैसे बालक स्कूल के प्रतिदिन ड्रेस पहनना, जूता पहनना, तो उन्हें लगता है कि ये जो ड्रेस है ये स्कूल की ड्रेस होती है, लेकिन जब दूसरे बालकों को देखते हैं तो उसकी स्कीमा में परिवर्तन होता है। यानी किसी एक पैटर्न को वो बता देना कि हाँ ये पैटर्न है, ये इस चीज़ का है, इस सूचना का है, बाद में परिवर्तन विकास होता रहता है। जैसे ग्लास का एग्जाम्पल दिया था, इसी प्रकार आप जैसे किसी भी बाइक का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, या फिर गाड़ी का एग्जाम्पल देख सकते हो। यानी पहली बार जो देख के आपको उसके बारे में जो सूचना स्टोर हो रही है वो एक स्कीमा है। अब इनके अलावा ज्ञान स्टोर संगठन और अनुकूलन कहा था, तो संगठन हमने देख लिया। अब अनुकूलन क्या है? अनुकूलन यानी उसमें परिवर्तन करना, स्कीमा में परिवर्तन करना, यही बौद्धिक रूप था। अडेप्टेशन, परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया या प्रतिक्रिया द्वारा योजना बनाना क्या है? अनुकूलन है। इसमें 3 क्रिया होती है। पहला है आत्मीकरण, एसिमिलेशन, दूसरा है सस्मंजन या फिर समायोजन यानी अकोमोडेशन, तीसरा है संतुलीकरण यानी इक्विलिब्रियम। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि स्कीमा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला है समावेशीकरण यानी एसिमिलेशन यानी आत्मीकरण। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या विचार को जोड़ना क्या है? वो है आत्मीकरण। यानी आपने पुराना ज्ञान देखा हुआ है कि गिलास किस प्रकार से है, इस प्रकार से है, आपको कहीं और गए तब आपको पता चला कि गिलास ऐसा भी होता है। गिलास तो कांच का नहीं, स्टील का भी होता है, अन्य प्रकार धातुओं का भी होता है। तो नवीन ज्ञान को जोड़ा, वो क्या है? एसिमिलेशन है। जैसे यह ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान से पहले सीखी गई मानसिक क्रियाओं की सहायता लेता है। बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजनाओं का प्रयोग स्कूल पूर्व की पहली बच्ची योजनाओं का प्रयोग करता है। पहली बच्ची जब
चिड़ियाघर जाती है तब क्या देती है, ऊंट को देखकर वो क्या बोलती है, घोड़ा कहती है। यानी ऊंट देखा है उसको घोड़ा कहती है, क्योंकि उसने ऊंट देखा नहीं था। उसको जब पता चला, उसने पहले देखा था एक घोड़ा है और घोड़ा जानवर है, तो उसने जब देखा कि ये जानवर की कैटेगरी है, इसमें तो ये क्या है, घोड़ा है, लेकिन वो था क्या, ऊंट। ऊंट को देखकर घोड़ा बोलती है। तो ये क्या है, आत्मीकरण। उसने अपने नए ज्ञान में जोड़ना। अब उसमें समायोजन कैसे होगा, संतुलीकरण कैसे होगा, ये देखते हैं। नई योजना बनाना या पुरानी को संशोधित करना, जैसे ऊंट को देखने पर उसे कुबड़ वाला घोड़ा कहना। अब उसे पता चला कि ये तो घोड़ा है लेकिन ये कुबड़ वाला घोड़ा है, उसमें भी समायोजन करना। ठीक है, तय विचारों को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना होता है। पुरानी स्कीमा में के काम ना करने पर पुराने के साथ समायोजन, यानी पुरानी स्कीमा काम नहीं कर रही कि इसके तो कुबड़ है, तो उसने कह दिया ये कुबड़ वाला घोड़ा है, यानी समायोजन हो गया। अब घोड़ा भी रह गया उसका और कुबड़ भी इसमें इंक्लूड हो गई। अब संतुलीकरण, यानी अब पूर्ण रूप से पहचानना उसको। समावेशीकरण और समायोजन में संतुलन, जैसे वह बच्ची कुछ समय के बाद जब किताब में ऊंट का चित्र देखते हुए कहती है, ऊंट को टीवी में देखने पर भी ऊंट बोलती है। यानी किताब में भी उसने चित्र देखे ऊंट बोला और टीवी में भी। यह मानसिक संतुलन की अवस्था है। इसको आत्मीकरण या सस्मंजन की पूरक क्रिया संतुलन पैदा करती है नई स्कीमा विकसित करने। यानी अब क्या है, अब वो ऊंट को पहचानने लग गई, अब एक नई स्कीमा बन गई, यानी अब वो ऊंट को पहचानने लग गई। अब उसकी स्कीमा में परिवर्तन होकर एक नई स्कीमा बन गई। तो ये थे अनुकूलन और संगठन। अब देखते हैं कि इनके जो संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी। इससे पहले पियाजे के अनुसार सीखना क्रमिक एवं आरोही होता है। संतुलीकरण व अनुकूलन परिस्थितियों के निर्माण पर बल देता है। इनकी कितनी अवस्था बताई हैं, संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्था बताई है। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 0 से 2 साल सेंसरी, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 या 12 कंक्रीट ऑपरेशनल, 12 से वयस्कावस्था तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जब ये स्टेज आप पढ़ो तो ध्यान रखना कि इस आपने आस पड़ोस में अपने किसी बच्चे को देखा होगा कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, आप उसके साथ तुलना करते हुए चलिए ताकि अच्छे से समझ पाएँ। पहली स्टेज है ज्ञानात्मक सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इसके अनेक नाम हैं, ज्ञानेंद्रियात्मक, संवेदीपेशी अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। अब इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या पाया जाता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करना सीख जाते हैं, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करते हैं, वस्तुओं को पकड़ने की और उनको मुँह में डालकर अध्ययन करने की प्रमुख है। यानी वो अध्ययन किससे करते हैं, मुँह में डाल के अपने सेंसेस के द्वारा। इसके अलावा प्रतिवर्त यानी सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ भी होती है। यानी वो जैसे हाथ पाँव को हिलाते रहना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो गई छोटे बच्चों में। जब वो पैदल चलना सीखते हैं या उससे पहले हाथ पाँव को हिलाते रहते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। इसके अलावा सर्कुलर रिएक्शन भी होती है, यानी वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। जैसे किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं, उनको मना कर दिया जाए तो भी वो बार बार दोहराएंगे। इसके अलावा बालक यह स्वार्थी होता है और आत्म केंद्रित होता है, यानी खुद पर ही ध्यान देता है, उसे बाहर की वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। इसके बाद में एक समय आता है जब उसमें ऑब्जेक्ट परमिनेंस की स्टेज आती है, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है इसमें। और क्या, यानी जब तक वस्तु कोई सामने है तब तक वो उसके सामने है, यानी वो वस्तु एग्जिस्ट करती है। जब वो उसके नज़रों से दूर हो गई, इसका मतलब वो उसको भूल गया कि इस टाइप की कोई वस्तु भी है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमिनेंस। लेकिन बाद में करीबन 2 साल आते आते उसे याद रहने लग जाता है कि वो वस्तु कहीं छुपाई गई है। जैसे बच्चे को अगर खिलौना छीन लिया जाए और दूर करके उसे बोल दे कि खिलौना तो बिल्ली ले गई, तो बच्चा मान लेगा कि बिल्ली ले गई, उस बात को मान लेगा। ठीक है, यानी दूर होते ही वो उस बात को मान लेगा कि वो नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन बाद में बच्चा पहचानने लग जाता है। क्रिया व उसके परिणाम के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। अब दूसरी स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था की भाग है, यानी बाल्यावस्था के 2 भाग करें तो प्रारंभिक 2 से 7 के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट निर्माण की अवस्था है, यानी कॉन्सेप्ट निर्माण
संप्रत्यय निर्माण शुरू कर देता है, वर्गीकरण शुरू कर देता है। वर्गीकरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, लेकिन इनमें अभाव होता है, लेकिन अवस्था विकास की अवस्था है, यानी शुरू हो जाता है। जहाँ संप्रत्यय का निर्माण शुरू होगा वहीं वर्गीकरण से शुरुआत होगी। आत्म केंद्रित है, यानी खुद के व्यू को ज़्यादा महत्व देता है। एनिमिज्म, यानी वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझता है। जैसे टेबल से बात कर ली, कुर्सी से बात कर ली, अनेक प्रकार की जो निर्जीव वस्तु हैं उनसे भी बात कर ली। जैसे चेयर से या टेबल से लग गई तो वो बोलेगा कि मुझे टेबल ने, या बोलेगी कि मुझे टेबल ने मारी है। सभ्य से बात करते हैं, ठीक है, खुद से बात करते हैं कुछ बच्चे। आत्म केंद्रित चिंतन होता है, ईगोसेंट्रिक। जब ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, इसका मतलब उनका चिंतन भी क्या होता है, खुद से रिलेटेड ही होता है। केंद्रीकरण पाया जाता है, यानी सिर्फ वस्तुओं के एक ही पहलू को सोच पाते हैं, दूसरे पहलू को नहीं देख पाते, ठीक है। क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है, यानी सीरिएशन नहीं होता है, ये अभाव पाया जाता है। रिवर्सिबिलिटी का अभाव पाया जाता है, यानी किसी वस्तु को पलट के नहीं देख सकते, पलटन का अभाव होता है, उनको नहीं देख सकते। जैसे 2 + 2 है वो 4 होते हैं, 1 + 3 है वो 4 होते हैं, लेकिन इनको पलट के पूछ लिया जाए कि 3 + 1 या कुछ अलग पूछ लिया जाए तो वो पलट नहीं सकते, इस टाइप की क्वेश्चन। इनमें प्रक्षात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी जो देखेंगे सिर्फ उसके बाद में सोच सकते हैं, जिसको सहज चिंतन भी कहते हैं। तो इस प्रकार की इस अवस्था के अंदर इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, कॉन्क्रीट। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 या फिर 12 वर्ष। इसको मूर्त या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें उससे ज़्यादा जो उसमें कमियां थी वो विकसित हो गई। कौन कौन सी, जैसे चिंतन पाया जाएगा, तर्क का क्रमबद्ध हो गया, पहले क्रमबद्धता का अभाव था अब क्रमबद्ध हो गया, मूर्त रूप का चिंतन हो गया, यानी जो सामने है उसके बारे में संपूर्ण चिंतन कर सकते हैं जो वस्तु सामने है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट। संरक्षण का अभाव, संरक्षण की समस्या थी वो इसमें समाधान हो गई। पंक्तिबद्धता का विकास हो गया, जो इससे पहले की स्टेज थी उसमें पंक्तिबद्ध नहीं कर पाते थे, और जो रिवर्सिबिलिटी थी, ठीक है, उसका अभाव पाया जाता था कि पलट कर नहीं देख सकते थे, बल्कि इसमें भी वो हो गया कि रिवर्सिबल थॉट भी आने लगे, पलटन के भी विकसित हो गया। मल्टीपल एवं रिवर्सिबल थॉट। क्रमिकता जो हमने ऊपर देख लिया, सीरिएशन का, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना भी सीख गए, और ग्रुप में लाना भी ऑब्जेक्ट को सीख गए। दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देना, इससे पहले दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व नहीं देते थे और वो क्या पाए जाते थे, ईगोसेंट्रिक थॉट थे उनके। आत्म केंद्रीकरण को छोड़ दिया इन्होंने, एक ईगोसेंट्रिज्म को छोड़ दिया है, और दूसरों के दृष्टिकोण को भी महत्व देना। संरक्षण की भी समझ आ गई है कि लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में किस प्रकार का ज्ञान होता है। संरक्षण यानी एक ग्लास में पानी है और एक पतले ग्लास में, एक मोटे ग्लास में पानी है, लेकिन पानी दोनों में समान है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाते थे, यानी संरक्षण का अभाव था। लेकिन जब व्याख्या करने लग गए तो संरक्षण की समझ आ गई। विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। इससे पहले की क्या विशेषता थी, इससे पहले की स्टेज में केंद्रीकरण था, सिर्फ एक पहलू को। विकेंद्रीकरण यानी अनेक पहलुओं को जानने लग गए, उससे संबंधित वस्तुओं से संबंधित। नेक्स्ट स्टेज है वो है 4th औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको रूपात्मक अवस्था भी कहते हैं। 11 से 12 वर्ष से शुरू होकर वयस्क अवस्था तक जाती है। इनमें विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाता है, यानी सारे थॉट है वो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। इनमें पाई जाती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी किसी परिकल्पना के ऊपर तर्क भी कर सकते हैं, यानी खुद परिकल्पना का निर्माण किया और उसके ऊपर भी तर्क करके तर्क का विकास हो रहा है। सभी प्रकार के संप्रत्यों का विकास होता है और इनमें उच्च स्तरीय संतुलन का विकास होता है। अब सारी चिंतन पूर्णतः डाइवर्जेंट थिंकिंग इसकी विशेषता है, एक तो हाइपोथेटिकल और डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके अलावा संबंधात्मक एवं योजनात्मक चिंतन भी होता है, रिलेशन भी निकाल सकते हैं, और सिस्टमेटिक थॉट होते हैं, यानी खोज करना, मौलिकता, किसी वस्तुओं के मौलिकता के बारे में, यानी खुद के थॉट बनाना, रचनात्मकता आदि का विकास होता है, क्रिएटिविटी का विकास होता है। इसके अलावा प्रपोजिशनल थॉट्स भी इसी स्टेज की विशेषता है। इनमें 2 प्रकार की एक और विशेषता पाई जाती है कि इस स्टेज के अंदर व्यक्ति क्या होते हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, यानी निजी गाथा को अपने आप को बड़ी छवि दिखाने के चक्कर में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसके अलावा इनमें कई बार होता है कि वहम हो जाता है कि हमें कोई सुन रहा है
जैसे हमारी बातों पर ध्यान दे रहा है, कोई हमें चुपके से सुन रहा है, तो इमेजिनरी ऑडियंस की कल्पना ये करने लग जाते हैं। तो ये थे इस स्टेज के कुछ विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम दूसरी जो हमारी थ्योरी है संज्ञानात्मक की, वो करते हैं अंतर्दृष्टि थ्योरी। किसने दी थी? कोलर ने दी थी, और इसके सहयोगी थे कोफका एवं मैक्स वर्दीमर। तो इन तीनों का नाम भी डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है। और इससे रिलेटेड एक पुस्तक है जिसका नाम है मेंटलिटी ऑफ एप्स। ये पुस्तक है इसी थ्योरी से रिलेटेड, और इसके अनेक नाम हैं, जैसे समग्रता का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टोलवादी सिद्धांत। ये है इसी थ्योरी के अलग अलग नाम। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था और 4 परिस्थितियां दी थी। सूझ क्या है? किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने और समझने की शक्ति को सूझ कहते हैं। गुड ने क्या बताया है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तत्कालीन एवं स्थायी ज्ञान है। यानी कोई स्थिति है, कोई प्रॉब्लम है, उसका अचानक से उसका सॉल्यूशन मिलना और अचानक तत्कालीन और स्थायी सॉल्यूशन मिलना, वही क्या है? सूझ है। वुडवर्थ ने कहा है कि अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण करना, स्थिति से पूर्व इकाई के रूप में समझना है। थ्योरी, चिंपांजी को एक पिंजरे में बंद किया, बाहर केले रखे गए, बाहर या फिर उसको छत के ऊपर केले रखे गए, छड़ रखी गई और साथ में बॉक्स भी रखे गए। काफ़ी देर बाद में क्या करता है कि चिंपांजी उछल कूद करता है लेकिन केलों तक हाथ नहीं पहुंचता। बाद में उसकी अचानक से सूझ काम करती है और वो बॉक्स को एक साथ रखता है और लकड़ी का उपयोग करके उन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो अचानक से सूझ उसकी काम की, तो इसीलिए ये प्रयोग इसमें पढ़ते हैं। और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं अंतर्दृष्टि को? बुद्धि, कल्पना, यानी व्यक्ति की बुद्धि कितनी है, बुद्धि जितनी ज़्यादा उसकी सूझ उतनी ही ज़्यादा होगी। कल्पना के आधार इसको प्रभावित करता है। प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी को देखकर उसका समझना। पूर्व अनुभव, उससे पहले के अनुभव हैं वो प्रभावित करते हैं। बार बार प्रयास करने से, किस तरह के प्रयास कर रहा है, वो भी इसको प्रभावित करता है। यानी प्रयास एवं त्रुटि का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था वो भी इस पर लागू होता है, लेकिन कंप्लीटली इसमें अप्लाई नहीं होता है क्योंकि अलग है। उसमें क्या होता है कि बार बार प्रयास करते रहने से धीरे धीरे सीखता है, ठीक है, पुनर्बलन के द्वारा। इसमें अचानक से एक सूझ के द्वारा सीखता है। क्षमता भी और संपूर्ण उनका अनुभव क्या है, इस प्रकार के कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इससे रिलेटेड नियम क्या है जो इसको प्रभावित करते हैं? पहला है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी रूप, आकार, रंग में समानता इसमें सहायक है। दूसरा है निकटता, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता सहायक होती है सूझ के, यानी इससे पहले कोई उससे रिलेटेड कोई काम किया हो तो वो भी उसमें निकटता है तो वो सहायक है। निरंतरता, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतर और लगातार कार्य करने से सूझ का विकास होता है। अधिगम की आवश्यकता, अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता क्यों है? एक संपूर्ण इकाई को बोध अधिगम के लिए आवश्यक है। लक्ष्य को स्पष्ट होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें क्या क्या आवश्यकता है? लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। अधिगमकर्ता में विभेदन एवं सामान्यीकरण की स्थिति आवश्यक है। आकस्मिक चिंतन आवश्यक है। तो इस प्रकार की आवश्यकता है। आप इसको अगर पूर्ण रूप से PDF को देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप पढ़ लेना। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको जल्दी से कवर करवा देता हूँ। अब शिक्षा में उपयोगिता पूछ ली जाती है कि बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क एवं रचनात्मकता के विकास के लिए सूझ का सिद्धांत उपयोगी है। गणित और भौतिक शास्त्र जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। समझकर सीखने पर बल देता है। ये वैज्ञानिक कार्यों एवं अवबोधन पर बल देता है, यानी साइंटिफिक जो रिसर्च है और अंडरस्टैंडिंग है इस पर बल देगा। ये सिद्धांत सामान्यीकरण करने पर बल देता है और अधिगम के स्थानांतरण पर बल देता है कि पुराना से नए किस प्रकार का, जैसे हम अधिगम स्थानांतरण धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अधिगम स्थानांतरण पढ़ते हैं उस पर भी बल देता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एकीकृत सिलेबस और पाठ निर्माण में उपयोगी है। उच्च मानसिक योग्यताओं के विकास में भी ये उपयोगी है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण, जैसे समग्रता, हमने समग्रता का सिद्धांत पढ़ते हैं। समग्रता का अर्थ है संपूर्ण अंशों को के योग से एक से बड़ा है, यानी संपूर्ण रूप से जोड़कर देखना उसको। प्रत्यक्षीकरण यानी संपूर्ण अवलोकन करना, उसके बारे में पूरी जानकारी। फोरसाइट का मतलब प्रयास करने से पूर्व लक्ष्य को देखना कि कैसे करना है, कहाँ तक पहुँचना है, उसको बोलते हैं फोरसाइट। वुडवर्थ ने
अंतर्दृष्टि का अर्थ इकाई के रूप में समझना है, यानी अंतर्दृष्टि का मतलब किसी समस्या को एक इकाई के रूप में समझना, ना समग्र रूप से समझना, ना कि एक छोटे छोटे टुकड़ों में। इस अधिगम में समस्या को एक इकाई के रूप में देखा जाता है। यह एकीकृत सिलेबस पाठ एवं तार्किक प्रस्तुतिकरण में भी उपयोगी है। नेक्स्ट जो थर्ड थ्योरी है हमारी, फील्ड थ्योरी, किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। कुर्ट लेविन सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं, सामूहिक गतिशीलता के भी प्रतिपादक हैं। फील्ड थ्योरी के दूसरे कौन से नाम हैं? जैसे इसको थ्री फेज थ्योरी भी कहते हैं, वेक्टर साइकोलॉजी भी कहते हैं। वेक्टर साइकोलॉजी ध्यान में रखना, वेक्टर साइकोलॉजी फील्ड थ्योरी को कहते हैं। ये तरल रूप सिद्धांत या फिर प्राकृतिक दशा सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। इनका कथन क्या है? कथन है कि व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का उत्पाद है। कुर्ट लेविन ने जीवन क्षेत्र यानी लाइफ स्पेस के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या की है। बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार माना और वेक्टर यानी लक्ष्य के ले जाने वाली शक्ति और प्रत्यक्षीकरण प्रेरणा पर बल है। ये देखते हैं अभी आगे। कुर्ट लेविन ने आगे देखते हैं इन पर जो महत्वपूर्ण अवधारणा, जैसे एक लाइफ साइंस की बात की थी, एक वेक्टर की बात की थी और एक टोपोलॉजिकल की बात की थी कि टोपोलॉजी क्या है। लाइफ साइंस यानी व्यक्ति व उसके मनोविज्ञान वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है और वातावरण की वे विशेषताएं जिनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। वातावरण के प्रति जो प्रतिक्रिया हो रही है, रिस्पॉन्स दे रहा है, वही लाइफ स्पेस के बारे में है। लाइफ साइंस नहीं है, लाइफ स्पेस है, जीवन दायरा, यानी वातावरण और उसके बीच में जो प्रतिक्रिया हो रही है वो लाइफ स्पेस के अंतर्गत आता है। अब वेक्टर क्या है? यानी जो व्यवहार, आपके जो बिहेवियर है उसको जो निश्चित दिशा प्रदान करते हैं उनको वेक्टर नाम दिया था। टोपोलॉजी गणित से ग्रहण किया गया विचार जिसका प्रयोग व्यक्ति के जीवन दायरे यानी लाइफ स्पेस के बारे में प्रत्यक्षीकरण, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले विभिन्न परिवर्तन के उतराव चढ़ाव एवं आकृतिजन्य परिवर्तनों के लिए किया जाता है। यानी ये क्या है? जो लाइफ साइंस है उसके साथ जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं आप, जो संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, उसके साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, उसके बारे में बताता है, वो क्या है? टोपोलॉजी है। वेक्टर जो आपके बिहेवियर को दिशा प्रदान करता है। लाइफ साइंस यानी लाइफ स्पेस यानी जो आप वातावरण के साथ में क्रिया कर रहे हो। कुर्ट लेविन ने एक संबंध स्थापित किया था बिहेवियर, पर्सनैलिटी और बिहेवियर, पर्सन एवं उसके एनवायरनमेंट के बीच में। ये उसका सूत्र था B = F × P × E। P का मतलब पर्सन, E का मतलब एनवायरनमेंट, F यानी फैक्टर है जो, यानी इन दोनों के गुणनफल से बिहेवियर, व्यवहार बनता है। कुर्ट लेविन ने 3 तत्व बताए: भर्त्सना, लक्ष्य, अवरोध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से 3 तत्व कुर्ट लेविन ने बताए थे फील्ड थ्योरी में। कुर्ट लेविन ने अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया कहा। अधिगम की भविष्यवाणी सामान्यीकृत न होकर वैयक्तिक व सदैव होती है। अधिगमकर्ता को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मानना, अधिगमकर्ता में नियोजन, संगठन, व्यवस्थीकरण एवं सामूहिक गतिशाखा को महत्वपूर्ण मानना। अब हम फोर्थ हमारा जो सिद्धांत है वो देखते हैं, साइन लर्निंग थ्योरी, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ये क्या है, किसने दिया था? टोलमैन ने, एडवर्ड टोलमैन ने दिया था। उद्देश्य क्या है इस सिद्धांत के? जैसे अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत या फिर प्रतीक अधिगम का सिद्धांत या फिर उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है या फिर इसको संकेत संकेतन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी प्रपोजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड एनिमल। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर टी मेज भूलभुलैया प्रयोग, यानी एक मेज के अंतर्गत उसको चूहे को डाला और उसे उसके ऊपर प्रयोग किया। ये विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, यानी विशुद्ध व्यवहारवाद के हैं, लेकिन हम संज्ञानवाद में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका रोल टोलमैन का संज्ञानवाद में ज़्यादा है। मॉलर व्यवहार लक्ष्य निर्देशित पर बल है, हम अर्थ सीखते हैं, गति नहीं। ये इनका कथन है कि हम अर्थ सीखते हैं, गति नहीं। टोलमैन ने यह सिद्धांत स्थान अधिगम यानी प्लेस लर्निंग, गुप्त अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग या फिर पुरस्कार प्रत्याशा रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी पर बल दिया। स्पेस
किन किन पर बल दिया? प्लेस लर्निंग, लेटेंट लर्निंग और रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी पर। यानी किस स्थान पर आपको अधिगम कर रहे हैं, किस प्रकार का अधिगम है और उससे रिवार्ड क्या मिल रहा है, इस पर बल दिया। टोलमैन का सिद्धांत विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, हमने अभी इसको कवर कर लिया। सुनिश्चित लक्ष्य ही व्यवहार का नियमन करता है। व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है। उसके अनुसार लक्ष्य के में मार्ग पर ध्यान दिया जाता है, न कि अनुक्रियाओं पर। यानी हम मार्ग पर ध्यान रख रहे हैं, न कि हमारी अनुक्रियाएं कितनी हो रही है और कौन सी फेल हो रही है। हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ रास्ते पर, प्लेस पर ध्यान रखना। हम उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं, हम उन साइन की सहायता लेते हैं। चूहे पर भूल भुलैया के प्रयोग किया गया, चूहे पर भूल भुलैया प्रयोग, मेज प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है सोशल अधिगम का सिद्धांत। एल्बर्ट बेंडूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेबी डॉल प्रयोग किया था इन्होंने एक बालक और बेबी डॉल के साथ में। इसके अनेक नाम क्या हैं? इनका सहयोगी हैं वाल्टर इनके सहयोगी हैं। ये भी नाम पूछ लिया जाता है कि एल्बर्ट बेंडूरा के सिद्धांत में सहयोगी कौन थे। प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। प्रतिरूप, अवलोकन अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक या फिर अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण यानी देखकर सीखना, सामाजिक संज्ञानात्मक यानी संज्ञान का निर्माण सामाजिक रूप में समाज में कैसे होता है, इस पर फोकस किया था। आधार वाक्य क्या है कि व्यक्ति दूसरे व्यवहार को देखकर सीखता है, यानी देखकर सीखना। यही है अनुकरण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। अनुकरण पर बल देता है, यह प्रेक्षण द्वारा सीखने पर बल देता है। मॉडलिंग संपर्त्य पर बल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, मॉडलिंग संपर्त्य पर बल। प्रेक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? एल्बर्ट बेंडूरा है। एल्बर्ट बेंडूरा सामाजिक अधिगम अवलोकन, अनुकरण व अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। यानी किसके द्वारा? अनुकरण और बीच में अंतःक्रिया। यानी समाज में रह के अवलोकन करेंगे, फिर उसका अनुकरण और फिर अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, ये बताया था बेंडूरा ने। इस सिद्धांत में छोटे बालक पर प्रयोग किया गया जिसका नाम था एल्बर्ट, और बेबी डॉल एवं जोकर पर प्रयोग किया गया। इन्होंने प्रयोग में क्या किया कि इनको बालक को इस प्रकार से दो ग्रुप में बांट दिया कि एक को तो वो क्या कर रहा है कि मूवी देख के आ रहा है और जोकर को वैसे ही घर आकर पीट रहा है, या बेबी डॉल को के साथ में वैसा ही बिहेव कर रहा है, और जैसे मूवी में दिखाया था कि ऐसा व्यवहार करने पर उसे लोग अच्छा बोलते हैं, तो वो वैसा ही व्यवहार करना सीख रहा है। और दूसरे ग्रुप में दिखाया था कि ऐसा व्यवहार करने पर लोग उसे बुरा बोलते हैं, तो उस प्रकार का व्यवहार नहीं सीख रहा है बच्चा। तो इस प्रकार का प्रयोग किया था बच्चों पर, और जो बेबी डॉल, जोकर और एल्बर्ट है, ये इनके प्रयोग के ऑब्जेक्ट थे या फिर मॉडल थे। बेंडूरा है वो व्यक्ति का व्यवहार संज्ञान एवं प्रत्याशा द्वारा प्रमाणित होता है। प्रत्याशा दो प्रकार की होती है। प्रत्याशा एक्सपेक्टेंस आउटकम यानी परिणाम प्रत्याशा, और प्रभाव उत्पादन प्रत्याशा। दो प्रकार की प्रत्याशा बताई है बेंडूरा ने, क्योंकि व्यवहार है वो एक तो संज्ञान और दूसरी प्रत्याशा के द्वारा बनता है। पहले तो जो संज्ञान है इसके बारे में हमने देख लिया कि संज्ञान क्या है। प्रत्याशा यानी जो आपकी आशा है, परिणाम के ऊपर आधारित, और दूसरी है आपकी प्रभाव यानी आपके सफलता पूर्वक प्रभाव उत्पादन जो क्रियात्मक है उस पर आधारित जो आपकी प्रत्याशा आशा है। इसके सोपान दिए थे, 4 प्रकार के सोपान बताए इन्होंने। कौन कौन से? अवधान, ध्यान, अवलोकन, देखना। पहला सोपान है देखना यानी अटेंशन, जैसे देखेगा वैसा ही व्यवहार करेगा। रिटेंशन यानी उसको धारण करना। फिर उसके बाद में दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में उसे अगर कुछ पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिलना। तो AR इस प्रकार के इसके क्या थे? सोपान, स्टेजेस थे। अटेंशन देखना, रिटेंशन यानी उसको धारण करना, फिर आता है रिप्रोडक्शन उसको प्रस्तुत करना, और फिर आता है पुनर्बलन प्राप्त करना। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और शारीरिक कारक।
ये आपको PDF के अंतर्गत आप यहाँ पे वीडियो रोक के देख सकते हो। काफ़ी बार आप करवाया जा चुका है, ये सेम है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं वैसे ही हैं, रुचि, इच्छा, आवश्यक, अभिप्रेरणा या पुनर्फलन सेम है, ध्यान रखना। शिक्षा में क्या उपयोगिता है इस थ्योरी की? व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी है, भाषा के निर्माण में यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी उपयोगी है, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट में भी है, यानी देखकर सीखने से रिलेटेड जो जो अधिगम है, शिक्षा है, उसमें है। आर्ट के निर्माण में आर्ट भी देखकर सीखा जाता है, सोशल डेवलपमेंट भी देखकर है, भाषा का निर्माण भी अनुकरण करके है, अनुकरण या देखकर। तो इस प्रकार में उपयोगिता है। और सामाजिक अधिगम है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। अब हम बात करते हैं अधिगम सोपान सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने। इनकी पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की शर्तें। इन्होंने 8 प्रकार के लर्निंग बताई है। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कौन सी है। पहली है संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। इसको IP जो पावलोव है का सिद्धांत इसी के पर आधारित है या फिर पावलोव के सिद्धांत के आधार पर है। दूसरा है उद्दीपन SR लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी व्यवहारवादी जो सिद्धांत सारे के सारे पढ़ते हैं वो इसी के आधार पर हैं, यानी उद्दीपन दिया जाए उसके लिए अनुक्रिया की जाए, सेम वही बात है। तीसरा है श्रृंखला यानी चेन लर्निंग, क्रमिक रूप से सीखना। स्किनर ने बात की थी, स्किनर में जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो क्या है? सरल से जटिल की ओर सीखना, तो वही क्या है? चेन लर्निंग हो गई। 4 नंबर शाब्दिक साचार्य वर्बल एसोसिएशन यानी कविता पाठ एवं गीतों के माध्यम से सीखना, जोर जोर से बोलकर सीखना। फिर आता है बहुविभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपकों का चुनाव करके उनके अनुसार अनुक्रिया करना। 6 नंबर पे आता है अवधारणा कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी वर्गीकरण करके किसी घटना वस्तु की व्याख्या करना, उनका वर्गीकरण करना, तो इस प्रकार होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर आता है 7 नंबर पे सिद्धांत यानी किसी प्रिंसिपल, जैसे न्यूटन के नियम हैं, इस प्रकार के नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या करना, उनकी इस प्रकार की लर्निंग आती है। फिर अंतिम जो आती है वो है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको श्रेष्ठ अधिगम कहा था, यानी ये सर्वोत्तम प्रकार का है, यानी सबसे ऊंची कौन सी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। तो ये 8 प्रकार की लर्निंग किसने बताई थी? रॉबर्ट गेने ने बताई थी, ध्यान रखना। तो ये थे आज की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो भी थ्योरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा निर्मितवाद सिद्धांत है या निर्मितवाद थ्योरी है, उसके बारे में पार्ट 4 करेंगे हम। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। इसकी PDF है जो कंप्लीट ये 7 लेसन होने के बाद में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।